नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, आज आप सभी लोगों का जो इंडियन ज्योग्राफी का जो कोर्स चल रहा है वर्तमान में, फाउंडेशन कोर्स, उसका क्लास नंबर 14 है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है थोड़ा, इसको आप बनाइए क्लास नंबर 14। ठीक है, क्लास नंबर 14 है। इसका ये साफ अर्थ होता है कि इससे पूर्व हमारी 13 क्लासें हो चुकी हैं इंडियन ज्योग्राफी की। लगभग अभी भी यही उम्मीद है कि आपकी 20 से 25 क्लासें और होंगी। लगभग हमारा ये टारगेट रहता है कि हम यूं इस प्रकार का कोर्स लेके नहीं आते, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन क्रैश कोर्स नहीं, ये सब हमारे पास सिस्टम्स नहीं होते क्रैश वगैरह। ठीक है, हम जो भी पढ़ाते हैं वो फाउंडेशन बेस मजबूत करते हैं। और आप सभी लोग अगर फाउंडेशन मजबूत करना चाहते हैं, आने वाले समय में आप हमारे जिस प्रकार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस प्रकार में आप स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, आप यहाँ तक कि पीसीएस के भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो निश्चित है आपसे प्रश्न सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, जैसा कि आप में से बहुत से लोग होंगे, हमारा नाम मालूम हो गया होगा, हमारा नाम साहिल शेख है और मैं आपके इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ जिसमें कंप्लीट जीएस की पूर्ण तैयारी और कंप्लीट जीएस में ज्योग्राफी के दोनों पार्ट, इंडियन एंड वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री के तीनों पार्ट, एंशियंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, और साइंस की बात करूं तो साइंस की भी तीनों कोर्स, इसमें हम कह सकते हैं फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, उसके अलावा स्टैटिक जीके, रीजनिंग की क्लास वर्तमान में चल रहा है फाउंडेशन कोर्स। हमारे हमारे इस चैनल पर जो भी क्लासेस चलेगी वो फाउंडेशन कोर्स चलेगा, फाउंडेशन कोर्स, कोई क्रैश वगैरह नहीं चलेगा। ठीक है, क्रैश वगैरह क्या है, क्रैश वगैरह करके ही पढ़ाया जाता है भाई, कि क्रैश वगैरह अगर पढ़ेंगे, मैं आपको कहीं से भी पढ़ा दूं, कोई पोर्शन में छोड़ सकता हूँ। अगर आपसे आपके एग्जाम में प्रश्न आ गया, आप कहेंगे कि प्रश्न नहीं आया था, यहाँ से पढ़ाया था आपने क्रैश कोर्स, तो मैं बोलूंगा ना भाई, भाई क्रैश कोर्स था, क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स में वही पढ़ाएंगे ना जो हो सकता है आ जाए, क्या पता। लेकिन फाउंडेशन मजबूत करें, फाउंडेशन में निश्चित है आप बैठेंगे एग्जाम में, प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे 100%। मैथमेटिक्स की क्लास अभी वर्तमान में नहीं चल पा रही है। उसके अलावा अपने जो भी सोशल मीडिया चैनल हैं, खास करके टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप हमारा नंबर दिया गया है, कोई डाउट आए आप संपर्क कर लीजिए। फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पर भी आप सभी लोग एक्टिव रहा करें। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे द्वारा एजुकेशन से रिलेटेड अच्छी अच्छी पोस्टें डाली जाती हैं। तो चलिए, फिलहाल ज्यादा टाइम न लेते हुए आज के इस सेशन को हम करते हैं स्टार्ट। चलिए, सबसे पहली बात तो हम आपको ये बताने वाले हैं आज कि आपने टाइटल देखा होगा क्या था, प्रायद्वीपीय पठार, या हम कह सकते हैं भारतीय पठार। सुनिएगा मेरी बात को, प्रायद्वीपीय पठार या भारतीय पठार, हेडिंग बनाइए, यहाँ पर हेडिंग बनाइएगा यूं इस प्रकार से, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, या कहा जा सकता है भारतीय पठार। क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय भारत आप देख रहे हैं, पूरा यहां से लेकर यहां तक, पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये इतना पेनिनसुला इंडिया, ये प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का यहां से साफ अर्थ होता है ऐसा भूभाग जो, बता सकते हैं आप, चलिए जानते हैं यहाँ पे, ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से वाटर बॉडी अर्थात जल से घिरा होता है, उसे कहते हैं हम द्वीप, सॉरी प्रायद्वीप। अब भारत कैसे घिरा हुआ है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी बीओबी, और भारत के दक्षिण में अगर बात की जाए तो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन। ठीक है, इस प्रकार से भारत जो है तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जल है भारत के, यहाँ से अरब सागर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बंगाल की खाड़ी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा क्या है, हिंद महासागर, जो किसी विशेष देश के नाम पर एक महासागर है, वो हमारे भारत के ही नाम पर है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए।
यहाँ से आपने समझा प्रायद्वीपीय भारत को, ठीक है। हेडिंग बनाइए, इसी को कह सकते हैं भारतीय पठार। भारतीय, हेडिंग बना लेना इस चीज को। हमारा नोट्स आपको बहुत काम करेगा, और नोट्स का मैं पीडीएफ वगैरह कुछ नहीं देता हूं आपको, मैं अपने साथ ही साथ नोट्स क्रिएट करवाता हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस प्रायद्वीपीय पठार और भारतीय पठार के बारे में हम समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या। अभी हमने आपको बताया कि हमने यहाँ पे एक शब्द जोड़ा है, पठार तो है ही, लेकिन उसमें आपने एक शब्द जोड़ा है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का साफ अर्थ यहाँ से होता है ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। और पठार की बात है तो पठार किसे कहते हैं, सबसे पहले समझिए आप पठार क्या होता है। जिस प्रकार से हमने आपको बताया था, ये पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं, पर्वत, ये हमने आपको पढ़ा चुके हैं पर्वत। क्योंकि ये जो पर्वत है ये हम कहा जा सकता है या तो ये कटे फटे होंगे पर्वत, ठीक है भाई। पर्वत जो होते हैं वो कटे फटे हो सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से इस प्रकार से कटे हुए हो, इस प्रकार से। लेकिन क्या होता है, जब भी पठार की बात आ जाती है तो पठार को समझना ध्यान से, हालांकि ऊंचाई में ये भी होता है, भूभाग से इसकी ऊंचाई होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या समझना है आपको। मान लीजिए ये भूभाग हो गया, राइट। ये आपकी, एक मिनट रुकिएगा जरा, बहुत जुकाम की वजह से बहुत, इसलिए आपकी 2 दिन से लगातार क्लासें नहीं हो पा रही थी, ठीक है। मान लीजिए यहां से देखिए, मान लीजिए भूमि है, भूमि, समझना मेरी बातों को भाई, क्योंकि भूमि पर ही तो पहाड़ टिके होते हैं, चाहे वो पठार हो, पर्वत हो, कुछ भी हो, तो भूमि पर ही टिके होते हैं, ठीक है। तो सुनना मेरी बात, ये जो आप देख रहे हैं यूं इस प्रकार से, ये यहां से लेकर यहां तक गया, लेकिन पर्वत की अगर मैं बात करूं तो पर्वत यूं इस प्रकार से बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। लेकिन जब भी अगर बात की जाएगी पठार की, तो ध्यान रखना, पठार भूमि का वह भाग होता है जो ऊंचाई पर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे ही ये बिल्कुल समतल एवं सपाट होता है। ये देखना, बिल्कुल सपाट है कि नहीं सपाट है, यूं इस प्रकार जैसे लग रहा है कि यहाँ पर अगर एक पिच बना दी जाए क्रिकेट खेलने के लिए, तो यहाँ से आप आसानी से क्रिकेट खेला जा सकता है, क्योंकि क्रिकेट हम एक समतल एवं सपाट भूमि पर ही खेल सकते हैं। तो पठार का साफ अर्थ ये होता है कि वह एक ऐसा भूभाग जो समतल एवं सपाट हो। पर्वत तो आपने देखा कि यूं इस प्रकार से पर्वत आ रहे हैं, ये आगे चलकर इसमें नुकीले नुकीले जैसे एक संरचना देखने को मिल रही, लेकिन यहाँ पर हमको ऐसे संरचना देखने को नहीं मिल रही है। यही पर्वत और पठार में अंतर होता है। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई समस्या न होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ से जुड़े कुछ पॉइंट्स क्या आते हैं और क्या हमको पढ़ना चाहिए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्या महत्वपूर्ण है, सारी चीजों को आज के हम सेशन में जानने वाले हैं। चलिए अब यहाँ तो हो गया आपका बेसिक बात कि पठार क्या है, ठीक है। अब बात यहाँ से आती है कि इसमें थोड़ा सा हम आपको बेस कैसे बनाएं। हमने बताया ये पूरा का पूरा क्या है, पठार है, और हमने नाम दिया है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का अर्थ हमने आपको बता रखा है। सुनना मेरी बात, प्रायद्वीप पठार, जिस प्रायद्वीप पठार की आप बात कर रहे हैं वह एक मेज की आकृति, देखो इसको हम कहानी के रूप में क्यों समझा रहे हैं आपको, हम चाहें तो आपको पीडीएफ वगैरह दे दे, नोट से दे दे, आप रट लीजिए। क्यों मैं आपको लोकेशन दिखा रहा हूँ, लोकेशन के साथ साथ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों मैं इतनी कहानी को जोड़कर बता रहा हूँ। तो यही तो मेन होता है, तैयारी करने के लिए बैठते हैं हम, लेकिन हमको अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती कि हम किस प्रकार से अपना अटेंशन किस ओर रखें। मेन फोकस ये होता है हमारा। तो सुनने मेरी बात सुनना, प्रायद्वीप, जिस प्रायद्वीप पठार की मैं बात कर रहा हूं वह प्रायद्वीप पठार मेज की आकृति। अब कहेंगे मेज की आकृति, सुनो मेरी बात, मेज की आकृति, यह प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति वाला एक भूभाग है। भूभाग का मतलब होता है भूमि का भाग है, ठीक है, जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय, ध्यान देना, जो पुराने, पुराने की बात हो रही है, ठीक है, प्राचीन पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय, आग्नेय मतलब समझ रहे, इग्निशियस, इग्निशियस
और रूपांतरित। ठीक है, हमने बताया कि जो प्रायद्वीपीय पठार है यह एक मेज की आकृति वाला एक भूभाग है। अब मेज की आकृति वाला देखिए यूं इस प्रकार से, भाई पूरा का पूरा पठार ही तो है यहां से लेकर यहां तक। आप अगर बात करेंगे यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि यही तो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, इसलिए हमने इसको दे दिया भाई। ये आकृति आपको त्रिभुजाकार तो दिख रही है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वह उसकी आकृति कैसी है। तो जब भी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपके सामने दिख रहा है त्रिभुजाकार। नोट करिए पॉइंट यहाँ से कि प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार वगैरह जितने भी क्षेत्र आते हैं वो सारे त्रिभुजाकार उसकी आकृति दिखती है, आकृति। ठीक है, ये हमने बता दिया कि यह तो मेज की आकृति वाला एक भूभाग है, लेकिन उसके अलावा यह मैं कह सकता हूं कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो क्रिस्टलीय पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय आग्नेय रूपांतरित शैलों से निर्मित है। क्या है? निर्मित है। अब एक बात यहाँ से ये आ जाती है, क्या मैं आपके सामने एक प्रश्न रखूं? हालांकि मैंने तो आपको बता के रखा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है यह एक किसका अंग है, ये मैं आपको बता के रखा हूं। जब मैंने आपको बताया था हिमालय का निर्माण कैसे हुआ था, तो हमने आपको ये साफ शब्दों में कहा था कि ये जो दक्षिण भारत देख रहे हैं अर्थात प्रायद्वीप भारत जो देख रहे हैं यह एक किसका पार्ट है। तो हमने आपको बताया था गोंडवाना लैंड भूभाग का एक पार्ट था। यहाँ से आप बना सकते हैं हेडिंग, या आप नोट कर लीजिए कि प्रायद्वीप भारत, इसको हम कहते हैं दक्षिण भारत, या गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह गोंडवाना लैंड का एक भूभाग है, प्रायद्वीप पठार या भारतीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, चलिए अब इस हमने आपको पहले बेस बनाया कि वास्तव में जो पर्वत होते हैं ये किस प्रकार से होते हैं, और पर्वत और पठारों में आपको अंतर नजर आया। पर्वत जो होते हैं जैसे जैसे इनकी ऊंचाई बढ़ती है ये बिल्कुल जो ऊंचाई स्थान वाला होता है बिल्कुल सिरे पर ये बिल्कुल सरकरे जैसे होते हैं, बिल्कुल पतले होते जाते हैं, इनमें नोक होती है। ठीक है, हालांकि ये सिचुएशन हमको पठारों में दिखती नहीं, क्योंकि पठार भी तो एक पहाड़ की ऊंचाई जैसे होते हैं, लेकिन वो जैसे ऊपर होते हैं वो जाकर जिस प्रकार से आप पिच वगैरह देखते हैं जहां पर क्रिकेट वगैरह खेले जाते हैं उस प्रकार की भूमि जैसी संरचना एक क्रिएट होती है पठारों में। तो यहाँ से आप सभी लोगों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि पठार किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां से हम करते हैं पूरा का पूरा इरेज, और अब हम आपको पूरा बेस में लेके चलेंगे। पूरा बेस क्या है, हेडिंग बनाइए सबसे पहले प्लेट्यू ऑफ दक्कन। प्लेट्यू ऑफ दक्कन अर्थात इसका मतलब हुआ दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। हेडिंग बना लीजिएगा इसको और नोट करिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बेहद ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपको क्या बताया था कि प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत सारे के सारे पठार आते हैं, फिर वो चाहे जितने भी पठार वगैरह होंगे सारे के सारे प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत आएंगे। ये बात आप हमेशा याद रखना। जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया पठारों के बारे में बेसिक संरचना क्या होती है, उसमें से हमने पहले पठार को लिया है और उस पहले पठार का नाम है प्लेट्यू ऑफ दक्कन, दक्कन का पठार। अब दक्कन की पठार की मैं बात करूं, सबसे पहले आप देखिए लोकेशन कहाँ पे है। दक्कन की पठार की अगर मैं बात करूं तो दक्कन के पठार का विस्तार कहां से कहां तक है ये समझना हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं अगर उसका हमें विस्तार नहीं मालूम है, या क्षेत्र या ये भूभाग या ये सारी चीजें कहां पर हो रही हैं, तो हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे समझना है आपको विस्तार कहां से है। मैं कलर यहाँ से चेंज कर रहा हूं और समझना है विस्तार। सुनना मेरी बातों को, पूरा का पूरा अगर बात की जाएगी ना, ये जो महाराष्ट्र आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र कवर करेगा दक्कन के पठार में। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं आकृति कैसी है। ठीक है, महाराष्ट्र। अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश के कुछ भूभाग में भी
इस पठार का ये पठार फैला हुआ है, ठीक है, प्लेट्यू ऑफ दक्कन। अब उसके अलावा अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश ले लीजिए, यहां से आंध्र प्रदेश। उसके बाद कर्नाटक का क्षेत्र आप ले लीजिए, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगर हम इसको क्रिएट करें यूं इस प्रकार से कि ये आकृति संरचना कैसी बन रही है, देखो मेरी बात को समझना भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यही अगर आप समझ गए ना। सबसे पहले हमने आपको इसमें ये बताया कि ये जिस पठार की मैं बात कर रहा हूं, अर्थात दक्कन की पठार की मैं बात कर रहा हूं, यह विस्तृत कहां पे है, तो यहाँ पे पहला हमने आपको बताया महाराष्ट्र, फिर हमने बताया कर्नाटका, और हमने बताया फिर आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ से तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो इस क्षेत्र में पूरा का पूरा जितने भी प्रायद्वीप पठार आएंगे वो सारे के सारे इसी इसी दक्षिण भारत के अंतर्गत ही सारे के सारे पठार आएंगे। बात यहीं तक सीमित नहीं हो जाती, बात और भी आगे चलती है। अब इसका विस्तार यहाँ पे नोट कर लीजिए आप सभी लोग, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, इसका विस्तार हमने आपको बताया, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के कुछ एरिया को कवर करता है, और फिर हमने बताया आप सभी लोगों को कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर हमने बताया तमिलनाडु। इन क्षेत्रों में प्लेट्यू ऑफ दक्कन का विस्तार है, ठीक है, ये विस्तार है। सबसे पहली बात यहां से ये आ जाती है कि प्रायद्वीप भारत, जो आप प्रायद्वीप भारत देख रहे हैं पूरा का पूरा, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा प्रायद्वीप भारत, तो प्रायद्वीप भारत की चट्टानों की उत्पत्ति, हालांकि ये सारे जो हम पठारों की बात कर रहे हैं ये चट्टान ही तो है भाई, तो यहां से कहा जा सकता है, मैं साफ साफ पॉइंटों में यहां लिख दे रहा हूं कि प्रायद्वीप भारत की चट्टानों की उत्पत्ति, यहाँ पे मैं पूरा लिख दूंगा, इससे शुरू में आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। प्रायद्वीप भारत की चट्टानों की उत्पत्ति, चट्टानों की उत्पत्ति, ठीक है, चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3000 मिलियन वर्ष पहले हो चुकी है। सुनना मेरी बातों को, उत्पत्ति लगभग 3000 वर्ष पूर्व हो चुकी है। यानी जिस प्रायद्वीप भारत की मैं बात कर रहा हूं, तो इन प्रायद्वीप भारत के अंतर्गत आने वाले जितनी भी पर्वत या पठारे हैं, इन पठारों या इन्हीं को चट्टान कह सकते हैं, चट्टानों की उत्पत्ति लगभग आज नहीं भाई, आप कल्पना करिए आज से 3000 वर्ष पहले हो चुकी है। सोचिए जब कोई भी चीज इतने साल पहले इसकी उत्पत्ति हो चुकी है, लगभग 3000 वर्ष पहले, अगर इसकी आज हालत देखेंगे कितना ये कठोर होगा भाई, बहुत कठोर होगा, बहुत। चलिए उसके बाद हम और भी जानते हैं इसके बारे में, और भी पॉइंट क्या है। तो सुनो मेरी बात, कार्बोनिफेरस, जब इस पठारों की उत्पत्ति हुई, वो वाला जो युग था उस युग को कहते हैं कार्बोनिफेरस। यहाँ पे नोट करिए आप, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस युग, ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में दामोदर सोन, ये क्या है दामोदर, यहाँ पे दामोदर नदी का रोल क्या है, अभी मैं आपको बताता हूं दामोदर रोल क्या है, ठीक है। दामोदर नदी और सोन नदी, महानदी, ठीक है, महानदी, इन सभी के बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। देखो सुनो मेरी बात, इसका अर्थ क्या है, बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। इसका अर्थ समझना, ये मैं बताना क्या चाह रहा हूं, कह रहा है कि जिस वर्ष की बात हुई थी, जब ये पठारों की बात हो रही थी, तो यहां तक बात सीमित नहीं हो जाती, बात और भी आगे बढ़ता है। हमने बताया कि वह युग था, एक युग था, इस युग का नाम था कार्बोनिफेरस युग, जहां पर इन सभी पठारों की उत्पत्ति हुई, तो वह युग था कार्बोनिफेरस। जब उस युग में अगर बात की जाए दामोदर नदी की, सोन नदी की, महानदी की,
तो इन सभी के बेसिन में क्या हुआ कि कोयले का निर्माण हुआ। जब कोयले का निर्माण हुआ तो फिर उसके बाद एक युग और आया। अब समझना कि इस युग में इन नदियों का, और नदियां कहाँ पे, दामोदर नदी की आप बात करेंगे तो ये कहीं पर यहीं पर वेस्ट बंगाल में यहाँ से फ्लो करती है। और सोन नदी की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में यूं आप इस प्रकार से मान लीजिए। और अगर महानदी की मैं बात करूं, यहाँ से निकलती है ओडिशा में। तो इन सभी नदियों के बेसिन में क्या हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। किसका, कोयले का निर्माण हुआ। किस युग में, तो क्रिटेशियस, सॉरी कार्बोनिफेरस युग में इन सभी नदियों के बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। उसके बाद एक युग और आया, उस युग का नाम था क्रिटेशियस युग। नोट करना बातों को, क्रिटेशियस क्रिटेशियस युग। जब क्रिटेशियस युग आया तो हम यहां से कह सकते हैं कि क्रिटेशियस युग के दौरान ज्वालामुखी उद्गार दक्कन त्रैप का निर्माण हुआ। यानी कि इस युग के पश्चात जब कार्बोनिफेरस युग था, ठीक है, कार्बोनिफेरस युग के पश्चात एक युग और आया, उस युग का नाम था क्रिटेशियस युग। अब उसके दौरान क्या हुआ, इन सभी पर्वतों, इन सभी पठारों के अंदर से क्या हुआ, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। भाई ज्वालामुखी जानते हैं आप, ज्वालामुखी को अभी मैं आपको ज्वालामुखी जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा ना, समझाऊंगा पूरा का ज्वालामुखी का उद्गार होता कैसे है। ठीक है, तो ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। इन ज्वालामुखी के उद्गारों से ही इस दक्कन ट्रैप, जिसमें पढ़ रहा हूं आज, प्लेट्यू ऑफ दक्कन, इसका निर्माण हुआ। समझ गए यहां से बेसिक बातों को, समझना। ये सारी देखो बात जो है, ये तो मैं लिख रहा हूं एज अ रिवीजन आपके लिए। बाकी आप नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि रिवीजन करेंगे ना, जब आप रिवीजन करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं उस समय क्या क्या पढ़ाया था, आपके माइंड में डेवलप करेगा। मैं चाहता तो आपको ये नोट्स दे देता और यूं इस प्रकार से लेता हाईलाइटर, मैं बताता भाइयों बहनों, ये देखो ये जो प्लेट्यू ऑफ दक्कन है, इसका विस्तार महाराष्ट्र, देखो ये हाईलाइटर है, हाईलाइटर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये सब लोकेशन में आपको ना दिखाता, क्या करते आप बताइए, आप मुझे सवाल कर पाते, ना कर पाते भाई, क्योंकि मैं चाहता तो करवाता और ना चाहता तो ना करवाता। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं पूरी सच्ची ईमानदारी के साथ इस चैनल पर आया हूं, जिससे आपका फाउंडेशन कोर्स मजबूत हो। आप एक बार याद करें कि हाँ, मुझे कोई जीएस पढ़ाया था, इतने अच्छे से पढ़ाया गया था, बस ये उद्देश्य था। एक मिनट रुकिएगा, चलिए उसी बात में बता रहा हूं। अब क्या हुआ कि इसी काल में जो मैंने आपको बताया, क्रिटेशियस युग में क्या हुआ था, ज्वालामुखी का जैसे उद्गार हुआ, तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण ही इस दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। लेकिन क्या हुआ कि इस दक्कन पठार पर, सुनना मेरी बातों को, इस जो दक्कन पठार का मैंने आपको बताया इसका निर्माण वगैरह, इस दक्कन पठार पर बेसाल्ट बेसाल्ट निर्मित आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ। आग्नेय शैल, ठीक है, आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ इसी दक्कन ट्रैप पर। अब क्या हुआ, इस दक्कन ट्रैप पर क्या हुआ, आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ, इग्निशियस शैलों का निर्माण हुआ। अब इसी यानी इस दक्कन पर जो ये आग्नेय शैल निर्मित हो रहे हैं, अर्थात इसी को मैं बोल सकता हूं बेसाल्ट से निर्मित, इसको मैं कह सकता हूं कि आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ किस पर, इस दक्कन ट्रैप पर, इस दक्कन के पठार पर। और इन्हीं आग्नेय शैलों का क्या हुआ, समय समय पर अपर्दन हुआ, और समय समय पर अपर्दन हुआ जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ। समझना मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इसी दक्कन के पठार पर क्या हुआ कि आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ, और इन शैलों का समय समय पर, एक मिनट रुकिए जरा, तो हाँ, इन्हीं आग्नेय शैलों का समय समय पर अपर्दन होता गया। अपर्दन का अर्थ यहाँ पे क्या है, आप लिखने से ज्यादा समझिए मेरी बातों को। मान लीजिए ये ऐसा भूभाग है ये, और इस भूभाग में मान लीजिए यहाँ से हवा हवा फ्लो करते आ रही है, और यहाँ पर भाई कुछ धूल कण वगैरह होंगे,
भाई धूल होंगे। तो ये जो धूल आप देखेंगे, इस धूल ये हवा अपने साथ क्या करेगी भाई, ये हवा जो, थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे उपद्रव व्यक्ति हैं जो मतलब लगता नहीं मतलब कि किसी को मतलब सुबह के पहर मतलब कि क्या कोई व्यक्ति क्या कर रहा होगा ये समझ में नहीं आता, जब मन में जाते हॉर्न। थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, थोड़ी दिनों की ही बात है, थोड़ी समस्या आपको आएगी, इसके लिए मुझे बहुत ही खेद है। जल्द ही आपके सिस्टम पूरा एक प्रोवाइडर आपके लिए किया जा रहा है, सिस्टम बन जाए हमारा, जल्द ही आपकी क्लासें अच्छी तरीके से होंगी, ना कोई शोर ना सरापा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, कुछ दिनों की ही बात है। तो मान लीजिए यहाँ से आ रहा है, तो ये जो आप हवा देख रहे हैं, हवा अगर मान लीजिए आज आप कल्पना कीजिए भाई कि आप आज बैठे हैं घर पर और आप एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर गर्दा वगैरह अधिक है, मतलब धूल वगैरह, धूल के कण वगैरह अत्यधिक है। अब हवा आई, आप जिस स्थान पर बैठे हैं वहां की मृदा या वहां की मिट्टी हवा के द्वारा उड़कर हवा के साथ किसी अन्य जगह पर जाके एकत्र हो रही है। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण अगर मैं लेना चाहूं तो मान लीजिए वाटर हो गया, पानी। आप कभी अगर झरने वगैरह में जाएंगे, झरने वगैरह में, तो वहां देखेंगे भाई कि अगर जो भी क्या वो चट्टान, तो चट्टान पर अगर पानी प्रतिदिन गिर रहा है तो वह चट्टान पानी के कारण दिन प्रतिदिन उसकी कण गिरते 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 जहां पर एंड पानी गिर रहा होगा, अगर वहां पे कभी आपने गौर किया होगा ना, तो वहां पर उन चट्टानों के कण आपको मिलेंगे जो अभी टूटकर नीचे आ रहे हैं। या एक उदाहरण, ये दूसरा उदाहरण था, एक उदाहरण और लेते हैं हम आपके सामने। आप क्या करें, एक ऐसी ढलान मान लीजिए यूं इस प्रकार से आप रखिए और यहाँ पे आप पानी फ्लो कीजिए, यहीं पर रख दीजिए मृदा खूब ढेर ढेर सारी, और आपके पास अगर पानी हो, एक बाल्टी पानी लीजिए या आप और भी पानी ले लीजिए, या आपके पास अगर क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं यार क्या बोलते हैं उसको, समरसेबुल वगैरह आपके पास है, तो आप यहाँ से इस पानी में मारिए, देखना जो मिट्टी है, मिट्टी पानी के साथ बहाव करके जाएगी और जहां पर एंड होगा वहीं पर धीरे धीरे मिट्टी का जमाव होता चला जाएगा। इसी प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे कि इसी प्रकार से निर्माण होगा गंगा एवं यमुना नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का निर्माण भी इस प्रकार से होगा। इसी को कहते हैं हम अपर्दन। अपर्दन का साफ अर्थ यही होता है, अपर्दन। अपर्दन मैं एक दिन सेशन लूंगा आपको, पठार किसे कहते हैं और पठारों में अपर्दन कैसे होता है, मैं एक दिन सेशन रखूंगा आपका। ठीक है, चलिए यहां तक तो हमने आपको बताया। अब चलिए कुछ बेसिक बातों को आपको हम बताते हैं। यहां से मैं इरेज कर रहा हूं। अब समझ लीजिए कि जीएस में कितना बोलना पड़ता है, ये आप समझ पा रहे होंगे, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है जीएस में। चलिए अब यहां से कुछ बातें जो आपके प्रश्न एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये तो बात आपने हमने क्या बताया कि ये जो पठार आप देख रहे हैं, ये पठार ही तो है ना, पठार है। यहां से पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में, यह है पश्चिम, यह है पूर्व अर्थात ईस्ट, पूछा जा सकता है। हम कहेंगे कि इस प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी हिस्से को हम किस नाम से जानते हैं। आप नोट करिए, सह्याद्री की पहाड़ियां, नोट करना भाई, सह्याद्री। देख रहे हैं कितने परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, डॉग्स वगैरह और भी परेशान करके रखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माफी चाहेंगे। देखिए यहाँ पे सह्याद्री, एक्चुअली आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि मेरा घर बिल्कुल रोड के जस्ट सटा हुआ है, इस कारण मैं कैसे ये सारी चीजें आपके सामने करता हूँ, मैं ही जानता हूँ, समझ सकता हूँ। ठीक है, चलिए छोड़िए, जाने दीजिए। तो इस पठार के अगर पश्चिम की मैं बात करूं, यहाँ पर सह्याद्री, इस पहाड़ यानी इस पठार के पश्चिमी हिस्से को हम सह्याद्री की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। अब यहां से प्रश्न कैसे आ सकता है मैं बताता हूं। और इस पठार के पूर्वी पूर्वी हिस्से को हम कह सकते हैं विदर्भ, विदर्भ की पहाड़ी। बात यहीं तक सीमित नहीं हो जाती भाई, यहां से प्रश्न बन सकता है कि जिस सह्याद्री पहाड़ी को आप नाम दे रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी हिस्से में
या दक्कन के पठार के पश्चिमी हिस्से को आप कह रहे हैं सह्याद्री पहाड़ी, ठीक है। तो इस सह्याद्री पहाड़ी की सबसे प्रमुख चोटी कौन सी है? प्रमुख अर्थात इस प्रमुख मतलब समझ रहे हैं, इसकी प्रधानता अधिक हो, ठीक है, जिसको हम महत्तम दें, यह हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो इस सह्याद्री पहाड़ी की प्रमुख चोटी, इस सह्याद्री पहाड़ी की प्रमुख चोटी की बात करें, उसका नाम है महाबलेश्वर। नोट करना भाई, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है यहां से कि सह्याद्री पहाड़ी, जब भी आपसे पूछा जाएगा सह्याद्री पहाड़ी, तुरंत आपके माइंड में फिट होगा कि आपने मैप में देखा है कि इस पठार के पश्चिमी हिस्से को हम सह्याद्री पहाड़ी कहते हैं, इस पठार के पूर्वी हिस्से को हम विदर्भ पहाड़ी कहते हैं। और सर ने यह बताया था कि इस सह्याद्री पहाड़ी के जो प्रमुख चोटी है उसका नाम है महाबलेश्वर। और इसकी अगर ऊंचाई की मैं बात करूं तो ऊंचाई आपसे पूछा नहीं जा सकता, इसका लोकेशन हम बता सकते हैं महाराष्ट्र में, क्योंकि जो मैं दक्षिण भारत की मैं बात कर रहा हूं उसके अंदर महाराष्ट्र भी एक राज्य के अंदर यानी इसका विस्तार है महाबलेश्वर, ठीक है। और महाबलेश्वर की मैं बात करूं तो यहीं से अगर आप जब भी ध्यान रखेंगे तो यहीं से कृष्णा नदी फ्लो करती है महाबलेश्वर से। कृष्णा नदी के उद्गम का स्रोत है, उद्गम का स्रोत। अब एक बात मैं आपको और यहां बताना चाहूंगा जो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, तो मैं कोई चीज छोड़ना नहीं चाहता भाई, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। हमने आपको ये बताया था कि यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा प्रायद्वीप भारत है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि प्रायद्वीप भारत की वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, उसको जान लेते हैं हम। सुनिए मेरी बात, ये पूरा का पूरा क्या है? प्रायद्वीप भारत है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए, हालांकि ये तो वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, इसके देखिए इसके नीचे आप जितने भी जाएंगे पूरा का पूरा प्रायद्वीप भारत है, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, पूरा का पूरा प्रायद्वीप भारत है भाई, तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अब देखो बात, ये तो ईस्ट वेस्ट और ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। अगर जब भी बात की जाएगी कि प्रायद्वीप भारत की नॉर्थ टू साउथ इसका लंबाई कितना है, आप लोग नोट कर लीजिए 1600, ठीक है, नोट करिए यहां से बातों को, 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर है। और अगर बात की जाएगी वेस्ट टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, तो आपको ध्यान रखना है वेस्ट टू ईस्ट जो है वो 1400 है। ये प्रायद्वीप भारत की इतनी क्या है, लंबाई है, इसमें यह क्षेत्र में विस्तृत है। तो यहां तक आज के हम फिलहाल सेशन को रखेंगे और क्या बोलते हैं, आने वाले जो समय होगा, कल का जो दिन होगा हमारा, एक सेशन हम और रखेंगे यहाँ से, जिसमें आज के हमने फिलहाल 40 मिनट से अधिक हमारी क्लासें हो गई हैं। तो हमारा उद्देश्य रहता है सिर्फ 40 मिनट पढ़ाना और समझ बूझ कर पढ़ाना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। तो यहाँ तो हमने आपको बता दिया पूरा का पूरा प्लेटिव ऑफ दक्कन। कल हम आपको बताएंगे प्लेटिव ऑफ बुंदेलखंड, प्लेटिव ऑफ मालवा, मालवा का पठार, और क्या बोलते हैं बघेलखंड का पठार, यहाँ पे असम का पठार हो जाएगा, यहाँ से बघेलखंड का पठार, सारे पठारों को कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से आप सभी लोगों की क्लासें आज फिलहाल यहीं रखता हूँ मैं, आपसे मिलते हैं आगामी क्लास में। और आपसे मैं एक आग्रह करना चाहूंगा कि आपका चैनल अभी न्यूली है, बिल्कुल नया है, आप सभी लोग जैसे ही अपने चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स के ऊपर लाते हैं तो आपके इस चैनल पर सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल होने लगेंगी। और मेरा उद्देश्य है कि हमारे इस क्षेत्र में, खास करके मैं सुराव का निवासी हूँ, सुराव का रहने वाला हूँ, आप हमसे कभी भी मिल सकते हैं। मैं आपको हमेशा अगर आप मुझसे मिलेंगे मैं आपको जागरूक करता रहूँगा कि आप किस प्रकार से पढ़ाई करिए। और देखिए सिलेक्शन लेना कोई बहादुरी की बात नहीं है भाई, आप सिलेक्शन पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम यूं न सोचते रहें कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम पहले ये न सोचें, लेकिन उसके साथ ही साथ हम अपनी पढ़ाई को एक अच्छे स्तर पर लेकर चलें। जब पढ़ाई हमारी अच्छे स्तर तक हो जाएगी तो आप यूं इस प्रकार से पढ़ाने के लिए बैठ जाएंगे
जैसे आज मैं आपके सामने कर पा रहा हूँ। जैसा कि हमारे साथ बहुत से लोग जुड़ गए हैं, जैसे कि हमारे एक सर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, न्यायपुर के हैं, उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगा। उन्होंने हमारे इस चैनल का काफ़ी समर्थन किया है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने इस चैनल से जुड़ें और कम से कम आपका एक नैतिक ज़िम्मेदारी होनी चाहिए हमारे प्रति, क्योंकि मैं आपको सच्ची ईमानदारी के साथ एक नैतिक ज़िम्मेदारी के साथ कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। जिस प्रकार से हमारे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, तो उस मौलिक कर्तव्य को करना हमारा फर्ज बनता है। उस प्रकार से आपकी एक नैतिक ज़िम्मेदारी होनी होनी चाहिए। कम से कम अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो आप 2 से 3 छात्रों को अपने इस चैनल पर जोड़िए, क्योंकि आपको मैं पूरे यूट्यूब से हटकर जो फैसिलिटी देने वाला हूँ, वो पूरे यूट्यूब टीम आपको कभी नहीं दे पाएगी। और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा मैं आपको यूपीएससी एग्जाम तक के आपके कोर्स को लेके चलूंगा। आप बने रहिए। अभी तो मैं आपके सामने बस स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, लेकिन आने वाला समय लगभग 2 से 3 महीनों में आपके लिए बेहद अच्छा होगा। आपको अच्छी-अच्छी फैसिलिटी वाली क्लासें मिलेंगी, जिसमें हमारे द्वारा मैं आपको साफ बातें बता रहा हूँ, एलईडी टीवीज़ पर पढ़ाई जाएँगी। उसके अलावा डीएसएलआर से शूट वगैरह सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी होंगी। और जो भी छात्र-छात्राएँ हमसे मिलना चाहते हैं, मैं सुराहों का निवासी हूँ, आप जब भी आएँगे आप हमसे मिल सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 8299640585। आप संपर्क कर लीजिएगा जब भी आइएगा। ठीक है, मैं रहूँगा। अगर मैं रिसीव ना कर पाऊँ कॉल, आप परेशान मत होइएगा, हालाँकि मैं आपसे मिलूँगा। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपको आगामी क्लास में। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों।